नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी को सोमवार की रात को गिरफ्तार किया था। दिल्ली और कई शहरों में हमले की धमकी पहले ही मिल चुकी थी। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को आतंकी हमले का इनपुट मिला था। हमले की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट हो गई थी। तो शनिवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। आईएसआई ने दिल्ली समेत पूरे देश में हमलों के लिए आतंकी को ट्रेनिंग दे रखी थी। उसके कब्जे से AK-47 हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। स्पेशल सेल की आतंकी से लगातार पूछताछ जारी है। पकड़े जाने वाला आतंकी मोहम्मद अशरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवल जिले का रहने वाला है। मोहम्मद अशरफ भारतीय नागरिक बनकर रह रहा था। इसके लिए उसने मोहम्मद नूरी नाम से अपना फर्जी नाम रख लिया था और फर्जी ID कार्ड भी बनवा लिया था। वो दिल्ली के शास्त्री नगर में आराम पार्क इलाके में एक घर में रह रहा था। भारतीय ID कार्ड बनाने के लिए उसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। पकड़ा गया आतंकी अशरफ पहली बार बांग्लादेश के रास्ते सिलीगुड़ी बॉर्डर से भारत आया था। प्रारंभिक जांच में स्लीपर सेल के रूप में उसकी संलिप्तता का पता चला, जो विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आगे जो अगर सूत्रों की माने तो अशरफ के आका ने अभी भारत में आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के लिए उसे जिम्मेदारी दे रखी थी। वारदात किस जगह अंजाम देना था उसे अभी नहीं बताया गया था, लेकिन असलहे पहुंचा दिए गए थे कि जो रिकवर हो गए थे। अशरफ को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर्न सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI हैंडल कर रही थी। इसे नासिर कोड नाम वाले एक पाकिस्तानी शख्स ने टास्क दिया था और उसी के असलहे का जखीरा मुहैया कराया था। नासिर ने अशरफ को बताया था कि उसे कहां से ये हथियार लेने हैं। इसके पास पैसे भी हवाले के जरिए आते थे। ISI ने ही एक दशक पहले अशरफ को बांग्लादेश के रास्ते सिलीगुड़ी बॉर्डर से भारत में प्रवेश कराया था। अभी की माने तो अभी बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली से ये आतंकवादी को पकड़ा गया है, लेकिन आखिर कब तक इस तरह की आतंकवादियों की घुटपेश सामने आती रहेगी या फिर किस तरीके से? हमेशा हमने देखा गया है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता और कहीं ना कहीं ऐसे स्लीपर सेल जो देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बने हुए हैं। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ ललित रावल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है और राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप गोहिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। ललित जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पकड़े गए आतंकी की बात करें तो वो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। अब यह स्लीपर सेल को तो पकड़ा गया है, लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसे कितने स्लीपर सेल है जो अभी भारत देश में इस तरीके की वारदात को चुपचाप अंजाम देते रहते हैं। और अगर सूत्रों की माने तो ये जो पकड़ा गया है आतंकी वो दिल्ली के जो स्लीपर सेल है उसका मुखिया था। यानी कि कहीं ना कहीं लगातार ये बात सामने आ रही है कि इसके ही जरिए कहीं ना कहीं और भी लोगों का पता चल सकता है। बिल्कुल मैडम, ये जो पकड़ा गया है अशरफ मोहम्मद, वो मूलतः पाकिस्तान का रहने वाला है और पाकिस्तान से ये 2004 या 2005 में वाया बांग्लादेश अंदर घुसा है भारत में। आज इतने सालों के बाद वो अपना आइडेंटिटी भी यहाँ का स्थापित कर चुका है। यहाँ का राशन कार्ड, यहाँ का इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट भी बना है और वो इंडियन पासपोर्ट पे 2-4 देशों का दौरा भी कर चुका है। अब ये पकड़ा गया, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। डायरेक्ट ISI का उसका डिप्लॉयमेंट था, डायरेक्ट उसको इंचार्ज बनाया हुआ था। उसको बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उसको सूचना भी दी गई थी। आज ये पकड़ा जाने के बाद मेरे मन में जो शंका सबसे पहले उठती है वो कि आज 2004 से लेके आज तक वो कहाँ कहाँ रहा, उसको किस किस ने सपोर्ट किया, उसका डुप्लीकेट या फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में किस किस ने मदद की, उस नाम खुलना चाहिए और सबको सेम देशद्रोही के नाते ही उनके साथ ट्रीटमेंट, कायदेसर की कार्यवाही सब मेरे हिसाब से करनी चाहिए। ये पाकिस्तान का इतना मारने के बावजूद भी उसकी शान ठिकाने नहीं आई है।
वो दो तीन तीन सर्जिकल स्ट्राइक होने के बावजूद भी आज तक वो जम्मू कश्मीर में भी अपना हर रोज चला रहा है। अब कल का ही देखिए, आप 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, वतन के काम आ गए। उनको भी ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कर दिया है, और उसमें भी उसका जो लोकल सपोर्ट है, और सबसे बड़ी तो मैं मानता हूँ ये जो महबूबा मुफ्ती है, उसके जैसी आतंकवादियों की खुलेआम सपोर्ट करने वाली जो प्रजा है कश्मीर की, जिम्मेवार है कि भी ऐसे आतंकवादियों को जो सहारा देती है, जो उनको व्यवस्था कर देती है, उनको ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में जो मदद करते हैं चंद पैसों के लिए, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो सही मायने में वो मेरे हिसाब से देशद्रोही है। आज हमारे 5 जवान मर गए, उनके पीछे मेरे ख्याल से 50 लाख का कुछ इनाम भी सांत्वना राशि देने की भी की है। लेकिन आप ये राजनीतिक गिद्धों का अगर कार्यकलाप, आज लखीमपुर में वो जो फर्जी किसान जो गुंडागर्दी करने पे तुले थे, उनको गाड़ी कुचल को 45 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और आज हमारी सेना के जवान 5 जो हमारी देश की रक्षा करते हुए जवान जो शहीदी को प्राप्त हुए, उनके लिए 50 लाख की राशि अभी डिक्लेयर की है। कोई राजनीतिक गिद्ध वहां अभी तक, आज दिन तक, अभी तक वहां पहुंच नहीं पाया। वो परिवार को ये बहुत जनक, गिद्धों को भी नहीं तो थोड़ा सा अपने सैनिकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आज जो ये आतंकवादी गतिविधियों में जो शामिल पकड़े जा रहे हैं, आज एक जम्मू में भी पकड़ा गया है, सतवारी पुलिस स्टेशन में है, वो भी पाकिस्तान का एजेंट था। वो मूल कश्मीरी नागरिक है, वो भी पाकिस्तान का एजेंट था, आईएसआई का। वो भी जहां ड्रोन से हथियार गिराते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए उसका ऊपर ट्रैक था ही, वो हाथ में आ गया, वो भी पकड़ा गया। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे लोकल गद्दारों की, लोकल जयचंदों का सपोर्ट ना हो, तब तक ये सफल नहीं हो सकते। तो हमें सबसे पहले, हमारी सरकार को मैं ये भी विनती करूंगा कि जो छिपे हमारे देशद्रोही हैं, जो छिपे जयचंद हैं, पकड़ के नश्यत पर कड़क, कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। ज्योति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर आतंकी की बात करें, आतंकी को पकड़ा तो गया है, और मुद्दा ये भी है कि इसने भारतीय पहचान पत्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित वैशाली इलाके में एक भारतीय महिला से शादी कर ली थी, और फिर बाद में उसने बिहार से पहचान पत्र बना लिया, और उस पहचान पत्र के आधार पर उसने बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि पहचान पत्र है, वो भी बनवा लिए, और उसने भारतीय दस्तावेज जैसे ही जुटा लिए, उसने इस महिला के साथ रिश्ता तोड़ दिया जिससे उसने शादी की थी। अगर हम और बारीकी में अगर जाए तो कहीं ना कहीं उसने राजस्थान के अजमेर में भी रहा, वो जम्मू कश्मीर के उधम नगर में भी रहा, वो दिल्ली के वर्ल्ड सिटी और लक्ष्मी नगर में भी रहा, वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित वैशाली इलाके में भी रहा, यानी ये पूरे देश में रहा। लेकिन कहीं ना कहीं स्लीपर सेल जिसे बोलते हैं कि किसी को कोई अंदेशा ना हो। इतने साल गतिविधियां बंद थी। पहले एक जमाने में, एक दशक पहले बहुत तेज थी, तब ये स्लीपर सेल बहुत जगह जगह पे मौजूद रहते थे, और अपने पुलिस कर्मचारी जान पे खेल के इनको पकड़ते भी थे। लेकिन अभी देख रही हूँ मैं, पिछले 7-8 साल से ये गतिविधियां बहुत रुक गई थी। लेकिन अब जब से ये कश्मीर में 370 की और एक जनजीवन सामान्य, तब से ये आतंकवादियों को थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनकी गतिविधियां बंद हो गई। और मैंने पहले भी अपनी डिबेट की, ये तो लोकल वो उसके अंदर भरे, तो जैसे भी नाम कहा था कि ये मुफ्ती, ये महबूबा मुफ्ती जो है, वो खुलेआम स्टेटमेंट देती है इस तरह के, तो इस पर अभी तक देशद्रोह की कलम क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि 2-3 महीने जब पहले उसको जब नजर कैद से आजाद किया गया था,
तो उसने बाहर निकलते ही पहला स्टेटमेंट ये दिया था कि अगर ये तो इनके लिए सरकार के लिए यहाँ पे कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो किस बिना पर इतनी कॉन्फिडेंटली कह रही थी, तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो चुकी है। क्योंकि अब तक जितने कश्मीर में जितने फंडिंग जाती थी, सबसे ज्यादा 2 परिवार उसका फायदा लेते थे, कश्मीर की प्रजा तक तो, क्योंकि हजारों करोड़ जाने के बाद भी उनकी प्रगति तो कहीं हुई नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। पैसा ये दोनों परिवार, ये अब्दुल्ला परिवार और ये मुफ्ती परिवार डालते थे। ये वहां पे लोकशाही बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तब से महबूबा मुफ्ती का ही ये प्रयास है कि वो वापस भड़का के और कश्मीर पाकिस्तानियों को सपोर्ट दे के वहां से फिर अशांति इस तरह से क्रिएट की जाए, जैसे वो थोड़ी बहुत सफल भी हो रही है। मैंने पढ़ा था कि कुछ कश्मीरी पंडित अब जो एकदम दूर दराज के इलाकों में हैं, पुलवामा और वहां पे, तो वहां से वो लोग अब माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की उनको चिंता है। अब गांव-गांव में सरकार पहुंच नहीं सकती, ये भी समझने वाली बात है। लेकिन ये स्लीपर सेल जो शुरू हुआ है, ये अब चिंताजनक स्थिति है अभी की तत्कालिक सरकार के लिए, क्योंकि अब उसको बहुत कठिन कड़े कदम लेने पड़ेंगे। क्योंकि पहली बात तो यह है कि अगर वो 10 साल से वो यहाँ से रह रहा था, तो अभी तक वो मतलब पकड़ा क्यों नहीं गया। दूसरी बात ये कि उसको इतने सारे फर्जी डॉक्यूमेंट मुहैया कैसे हो गए। तो इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ अपना भ्रष्ट तंत्र है, जो ब्यूरोक्रेसी, वो ही जिम्मेदार है। मुझे मतलब बहुत गुस्सा आता है, और जैसे ललित जी ने कहा कि मैं भी वही मानती हूँ कि सच्चे देशद्रोही तो ये लोग हैं, क्योंकि देश को खोखला बनाने वाले लोगों को ये लोग आर्टिफिशियल नकली आइडेंटिटी प्रोवाइड करके वो क्या कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा आदमी पकड़ा जाता है तो वो सारे बंदे, सारे एजेंट पकड़े जाने चाहिए और उनको एक देशद्रोह की ही सजा मिलनी चाहिए। तब जाके दूसरे एजेंटों में थोड़ा मतलब वो बैठेगा, डर बैठेगा कि इस तरह का अगर कुछ हुआ तो फिर हम अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह का ये दंड का प्रावधान करने की जरूरत है, क्योंकि अपनी पुलिस, अपनी एसआईटी वाले, अपने सेना वाले जान को जोखिम में डाल के या जान देकर जो मतलब इस तरह के आतंकवादियों को पकड़ते हैं, तो उनके लिए सहूलियत मुहैया तो ये अपने लोग ही करवाते हैं। कुछ लोकल सपोर्ट के बिना कोई आतंकवादी हो नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर सकता, और वैसे ही लोकल नेताओं का सपोर्ट ना हो तब तक ये गतिविधि चल नहीं सकती। अब ये एसआईटी तो निकालेगी कि उसने किस किस से मिलके किस तरह के कॉन्टेक्ट बनाए और क्या यूज करने वाला था। अब अगर बात करें तो ये जो आतंकी पकड़ा गया है वो भारत में कुछ सालों से, यानी करीबन 10 साल से तो रह ही रहा था। अगर दिल्ली की बात करें तो वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में पीर मौलाना के रूप में रह रहा था, यानी कहीं ना कहीं वहां पर प्रयास ये था उसका कि धर्म की आड़ में वो छिप जाए ताकि उस पर कोई शक ना करे, और वहां पर वो झाड़ फूक का काम भी किया करता था मौलाना के रूप में। जी जी बिल्कुल, ये मौलाना के सपोर्ट से ही और उनके पूरे मार्गदर्शन में ये सब करते हैं। बराबर उसकी जो शादी करवाई वो भी वहाँ के लोकल मौलाना को पैसे देके और उसने इन्वॉल्व होके ये करवाया है। सब उनको सपोर्ट देने वाले वही है। और जब धर्म की बात आती है तो धर्म के नाम पे हमारी भारत की प्रजा सब बंदी है और खुद पड़ती है, और इसीलिए सपोर्ट भी करती है, उनको सहारा भी देती है और पूरा सहयोग भी देती है। वही सबसे बड़ा देशद्रोह का काम ये करते हैं। जी दिलीप जी, क्या कहना चाहेंगे? अजय, मुझे लगता है ये इतने सालों से घूम रहा था यहीं वहीं, तो उससे बात तो सीरियस ही है, हमें थोड़ा सा और चौकन्ना रहना चाहिए। और ये स्लीपर सेल का मामला ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इस तरह से अलग भी रहा जाता है, जिसका बेसिकली काम ये होता है कि तो कम्युनिकेशन करे तो अलग अलग स्लीपर सेल के बीच, या तो फिर फंड का लेना देना होता है, उसका
एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इस तरह का काम वो करता रहता होगा, ये हम मान के चल सकते हैं। लेकिन पूरी छानबीन होनी चाहिए, वो बात तो बिल्कुल सही है। कहाँ-कहाँ घूमा, कैसे घूमा, किसने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं मानता हूँ कि जो एजेंसियाँ हैं वो ये सब बातें उनसे निकलवाएगी, तो कम से कम हमें ये पता चलेगा कि और कहीं कहाँ कितने लोग किस तरह के काम करने के लिए तैयार हो रहे थे। तो ये चलो लेट ही हुआ, लेकिन फिर भी पकड़ा गया, तो काफ़ी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये वैसे नई बात नहीं, हम तो सालों से यही देखते आए, सरकारें बदल जाती है, बातें बदल जाती है, मामला तो वहीं का वहीं रहता है। वो आके सब बातें करते, लेकिन फिर सरकार तो मुफ्ती के साथ ही बन जाती है, और आगे भी मुफ्ती के साथ ही सरकार बन जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, सत्ता की जरूरत पड़ेगी तो मुफ्ती के साथ भी फिर से भी सरकार बन सकती है। फारूक अब्दुल्ला या उसके बेटे के ओमर अब्दुल्ला के साथ भी फिर से सरकार बन जाएगी। वो हमें गुमराह करने के लिए ये सब उसको बदनाम करते हैं, लेकिन बातचीत करने के तो इन लोगों को ही बुलाए। आप कहते थे कि ये तो बदमाश है और कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में अब चुनाव करना है, सीमांकन करना है, तो आप इन सभी लोगों को बुलाया और उनसे ही बातचीत की। अगर आप सीरियस है तो उसको वहाँ नई लीडरशिप क्रिएट करो। ये जो भी डिसीजन लिया गया कश्मीर में बहुत अच्छा है। लद्दाख को हमें अलग ही करना था, कश्मीर को मैं तो मानता हूँ उसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी क्यों दिया जाए, उसको तो एज इट इज रखो, उसमें केंद्र शासित प्रदेश ही रखो। चुनाव हो सकता है जैसे दिल्ली में भी है, कम पावर दे के आप उसको स्टेट बनो, क्योंकि वो सरहद का इलाका है और ये कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान कितना भी कमजोर हो जाएगा, ये इतना कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता रहेगा, तो ये जरूरी है। और वहाँ थोड़ी जो कोशिश की भी गई है, पंचायतों का इलेक्शन किया, सरपंचों को की भी जो इलेक्शन हुई, सब में कोशिश की गई कि थोड़े नए लोग आगे आए, वो लोग आगे आए जो भारत के साथ रहना चाहते, मेन स्ट्रीम में आना चाहते। वो समझते हैं ये सब बातों से उनका कुछ होने वाला नहीं है, इनको यही देश के साथ रहना है, तो रहना है तो इस देश को मानना पड़ेगा और उसके साथ रहना है। लेकिन इनको ये डर रहता है, ये पाकिस्तान तरफी जो फोर्सेस है उनका डर रहता है, हमले होने का डर रहता है, वह कई बार कोई त्रासवादी संगठन सक्रिय हो जाता तो उसका भी डर रहता है। डर निकालने की जरूरत है, काफी हद तक निकल भी गया है। हमने देखा जो भी डिसीजन लिया गया उसके बाद भी वहाँ कोई ज्यादा इतनी परेशानी नहीं हुई, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए। लेकिन एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, आपको जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो जरूर करनी पड़ेगी, और नए लोग जब पावर में बैठेंगे, पंचायत से लेके विधानसभा तक पूरे नए चेहरे आ जाए जो ये समझे कि ये दहशतगर्दी से उनका कोई भला नहीं होने वाला है, उनको देश के साथ, भारत के साथ ही रहना है और उसमें ही उसका भला है। मुझे लगता है उस तरफ हमें ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। बाकी हमारी एजेंसियां जो काम कर रही है वो कर ही रही है। ऐसा अगर कोई स्लीपर सेल बना है तो शायद थोड़े साल तक वो छुपे रह सकते हैं, हमेशा छुपे नहीं रह सकते, कभी ना कभी तो पकड़े ही जाएंगे। एक या दो चार हमला भी कर लेंगे, हमारे बहुत कम नसीबी है, हमारे जवान का जान जाता है 2 या 4-5, लेकिन फिर भी हम लड़ते रहते, तो वो तो रहता है, वो चलता रहेगा, हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस हमें शुरू हो रही है, मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहां ऐसे बिल्कुल नए लोग जो कहीं जिसको हम कहते हैं स्थापित जिसको कहते हैं हम, उनको छोड़ के बिल्कुल नए लोग जो सीधे साधे लोग हैं, वो जो समझते हैं कि हमें भारत के साथ रहना है, देश के साथ रहना है, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा और ये सब बाकी जो है उसको हटाना पड़ेगा। कोशिश हुई तो तब जाके हम कुछ वहाँ हालात काबू में कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जी बिल्कुल। ललित जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर पुलिस का कहना ये भी है, मानना भी है उनका, कि त्योहारों के सीजन में वो किसी बड़े हमले की साजिश में था। जो इनपुट भी पहले मिले थे कि दिल्ली और कई अन्य शहरों की बात करें तो वहाँ पर धमकी भी मिली थी हमला करने की, और पुलिस का ये स्पष्ट मानना है कि त्योहारों का ये जो सीजन आ रहा है, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है, उसके बाद दिवाली जो भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार गिना जाता है, यानी कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर ही कोई बड़ी हमले की साजिश हो रही थी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, वही इनपुट था। और उनको वहाँ आईएसआई की तरफ से जो मिला था प्रिपेयर्डनेस के आदेश, कभी अभी आप तैयार रहो, उनको खुल के पॉइंट बताया नहीं था किस जगह करना है,
लेकिन हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारा और हमारे जो ये नवरात्रों के दरमियान और दिवाली के दरमियान जहाँ हमारे शॉपिंग मॉल वगैरह, जहाँ बाजारों में बहुत भीड़ होती है, वहाँ कोई बड़ी कार्रवाई करने का उनका इरादा था। लेकिन भगवान की कृपा रही कि ये टाइम से पकड़ा गया और ये बच गए। लेकिन फिर भी ये एक पकड़ा गया है, ऐसे तो कई सारे हर भारत के हर शहर में ये स्लीपर सेल बिछे पड़े हैं। उनको सबको आइडेंटिफाई करने की, पकड़ने की जरूरत है। आप कश्मीर की दिलीप भाई ने जो बताया, आई एग्री विद दैट कि भाजपा सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। और उन्होंने जो महबूबा के साथ बैठने की भी वो बुद्धिमानी दिखाई, वो भी वहां अंदर घुस के ही कुछ सुधार सकते थे और वहां का सपोर्ट हासिल कर सकते थे, वो किया है। लेकिन पहले का मैं गिना हूं तो ये सब देशद्रोहियों की कतार में आने वाले सब उनके राजनेता हैं। आप महबूबा की बात करो तो महबूबा के बाप ने उसकी अपनी छोटी महबूबा की छोटी बहन रुबिया को एक अपहरण का नाटक बना के उसके कितने खूंखार आतंकवादियों को छुड़वाया था। आप सैफुद्दीन सोच के साले, उसने भी अपहरण का नाटक करवा के अपने आतंकवादियों को छुड़वाया था। हमारे गुलाम नबी आजाद के रिश्तेदार, उसको भी अपहरण का नाटक करवा के सब आतंकवादियों को छुड़वाया था। मतलब कोई दूध के दूल्हे नहीं है, तभी यह है। अभी नई लीडरशिप पैदा करने की बात है, वो धीरे धीरे हो रही है, वो ओवरनाइट तो हो नहीं सकता, लेकिन हो रही है। अभी लोग भी आगे आ रहे हैं, लोग समझ चुके हैं कि हम भारत में ही सुरक्षित है, हम भारत में ही विकास साध सकते हैं, बाकी पाकिस्तान या और किसी कंट्री में विकास का कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। इसीलिए अभी कश्मीर की प्रजा भी समझ चुकी है। लेकिन आज की तारीख में जो ये गद्दारों की जो अभी फौज बनी पड़ी है, उनके पैसों से पलने वाले जो पत्थरबाज है, अंडरग्राउंड वर्कर्स है, उन सब की वजह से ये अभी नया उनका ट्रेंड चला है कि अंडरग्राउंड वर्कर को टाइमली उनको एक्टिवेट करके वो सामान्य दिखते हैं, सामान्य काम करते हैं, वो उनको टास्क दिया जाता है कि इतना करके आ जाओ, वो पेड करके वो आ जाते हैं वापस। तो इसी ऐसी घटनाओं को नेस्ता नाबूद करने के लिए आज हमारी एनआईए को उतारा है, आईबी वहां उतरी है और इवन रॉ के भी हमारे वहां उतार दिए हैं। और उनको लगभग मेरे ख्याल से 700 के आसपास वहां के अंडरग्राउंड वर्कर को पूरा पकड़ लिया गया है। उनकी कड़क से पूछताछ हो रही है और मेरे ख्याल से उसमें से काफी कुछ बाहर आने की गुंजाइश मुझे लग रही है। लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल भारत की जब बात करूं, पूरे भारतवर्ष में हर शहर में ऐसे स्लीपर सेल है, ऐसे गद्दार भरे पड़े हैं, ऐसे मीर जाफर भरे पड़े हैं। वो चंद पैसों के लिए और अपने धर्म की धर्मांधता के लिए, अपने देश का नुकसान करने के लिए ऐसे त्रासवादियों को, आतंकवादियों को सहारा देकर हमारा देश का, हमारी प्रजा का नुकसान करने के लिए जो सहारा देते हैं, सबसे पहले उनको नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। और दूसरा, ये जो मानवतावादी का जो पिंग बजाते, पिपुड़ी बजा के घूमने वाले हैं, उनको सबसे पहले नश्यत करने की जरूरत है। आतंकवादियों के जब पकड़ा जाता है तो मानवतावादी सब खुल खुल के छाती पीटते आ जाते हैं बाजार में, मार्केट में, रोड। लेकिन एक फौजी जब मौत से सामना कर रहा होता है और अपने बचाव में जब किसी को गोली मार देता है, तो ये सब मानवतावादी छाती कूद कूद के कागारोड़ बचा देते हैं। तो वो बहुत बुरी चीज है। वो मेरे ख्याल से भारत में से ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, भारत का राष्ट्र प्रेमी है, उसी के लिए ये मानवता अधिकार का वो होना चाहिए। बाकी देशद्रोहियों के लिए और आतंकवादियों और उग्रवादियों और त्रासवादियों के लिए कोई नहीं, कोई मानवतावादी का कोई उनको प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो मानवतावादी का सब ऑफिस यहाँ से बंद ही कर देना चाहिए भारत में से। जी ज्योति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर यहाँ पर बात ये भी सामने आई जब इसकी पूछताछ की गई, आतंकी जो पकड़ा गया है, कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद ये वह पाकिस्तान के कोई हैंडलर के संपर्क में था जिसका नाम मतलब कोड नेम, अगर उसके हम कोड नेम की बात करें तो वो नासिर था, जो इसको यानी कि अशरफ जो आतंकी पकड़ा गया है उसको हमेशा निर्देश दे रहा था। क्या लगता है ज्योति जी, अगर हम ये कम्युनिकेशन को भी पकड़ ले तो शायद पूरी चेन हाथ में लग जाएगी? जलपा, इसमें होता ये है कि कम्युनिकेशन तो क्या हुआ वो तो ये खुद ही बता देगा, लेकिन हाँ पूरी चेन इसलिए पकड़ में नहीं आ सकती क्योंकि ये प्रोग्राम बनाने वाले भी बहुत होशियार होते हैं। वो पुलिस से भी 4 कदम आगे चलते हैं। उनको भी पता होता है कि अगर कोई पकड़ा गया तो आगे पीछे के उसको कड़ी का नाम पता नहीं चले,
इसलिए ये कोड नेम भी दिए जाते हैं और कभी कभी तो इन लोगों ने एक दूसरे के चेहरे भी नहीं देखे होते हैं, सिर्फ फोन पर निर्देश सुने होते हैं। तो पूरी कड़ी तो वैसे भी मुश्किल है, लेकिन हाँ उसका पाकिस्तान से नाता तो पता चल ही गया कि इसके कनेक्शंस पाकिस्तान से जुड़े हैं। और अभी जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है उसके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। और वो तो अभी से नहीं, पिछले 20-30 सालों से पता है, लेकिन क्या कर सके हैं अभी तक। मतलब सुधरा है नहीं सुधरा इतना, मतलब उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी उसको कितना लताड़ा गया है, अकेला कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका ने हाथ खींचा तो चीन आ गया, वो दोस्त वो दुश्मन का दुश्मन वो दोस्त, उस हिसाब से। तो ये सब रोकना थोड़ा तकलीफ हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे थोड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान को हम ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते, ना चीन को कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। जो संभालना है वो हमें घर के अंदर संभालना है, क्योंकि अपने वो कमजोर पुर्जे अपने भीतर अपने देश में है, क्योंकि वही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान का आईएसआई सीधा नहीं आ सकता सपोर्ट करने के लिए। तो उसके लिए जो यहाँ पे देशद्रोह का काम करते हैं कुछ पैसे लेके, और कई को तो पता भी नहीं होता है कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, वो किस बंदे को नकली आईडी बना के दे रहे हैं। वैसे अपने यहाँ बहुत चलता है, बहुत कॉमन है इस तरह की बात कि भाई पैसा लो, एजेंट को पैसा दो, वो डॉक्यूमेंट भी बनवा देगा और आईडी भी बनवा देगा। और ये इस तरह से नॉर्मल हो चुका है कि इसकी बात करना भी किसी को अब मतलब कुछ अलग नहीं लगता है। लेकिन यहीं पे शिकंजा कसने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने हैं तो यही देखिए, पहले जब आतंकवाद बहुत चरम सीमा पे था तब तब पता चला था कि ये लोग किराए पे रहते हैं, इसलिए मकान मालिकों के साथ कंपलसरी कर दिया गया था कि भाई आपको मकान जो किराए पे लेता है वो किराएदार की सारी हिस्ट्री रखनी है, उसके बाद उसको किराया देना है। तो उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ा था। लेकिन जब पिछले, जैसे मैं कह रही हूँ, 7-8 सालों से आतंकवादी गतिविधियां थम सी गई थी, तो शायद ये सब थोड़ा ढीला ढाला हो गया और इसी का फायदा उठाए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान ने शुरुआत वहीं से की जहां से उसने शुरुआत की थी। मतलब 90s में जो मॉडस ऑपरेंडी थी उसकी, वही मॉडस ऑपरेंडी में देख रही हूँ रिपीट हो रही है। क्योंकि अभी जो कश्मीर का यूथ है वो अभी पिछले 1.5-2 साल से अमन चैन में था, क्योंकि अपनी अभी की सरकार है उसने काफ़ी फंड डाला है और वहाँ के जो गवर्नर है मनोज सिन्हा वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं रीएस्टेब्लिश करने में स्टेट में। और जैसे दिलीप भाई ने कहा, मैं भी वही राय रखती हूँ कि अभी वहाँ चुनाव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको केंद्र शासित प्रदेश ही रखा जाए, क्योंकि वहाँ की जो लोकल प्रजा है उस पर अभी भी ये दोनों परिवार का बहुत दबदबा है। अगर चुनाव किए तो वो इधर या उधर से कहीं से भी ये दोनों आ जाएंगे, फिर उनको मनमानी करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बेहतर तो यही है कि अभी केंद्र शासित ही रखा जाए। और अभी उनका जो मतलब पाकिस्तान से इस अभी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, अभी अपने भीतर टाइट करने की ज़रूरत है। ऐसे ऑफिसर्स को जो इस तरह के फर्जी आईडी इश्यूज करते हैं उन पे धौंस बढ़ानी, उन पर कड़े नियम अभी उन पे कड़े करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखो, घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि अगर ये नियम कड़े होते तो ये सरवाइव ही नहीं कर सकते थे। आज हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ की आप देखो, सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ सब कुछ इतना जुड़ा है कि कोई अगर गैर कानूनी तरीके से वहाँ रहता है तो उसके लिए वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे आधार कार्ड तो उसी तर्ज में बनाया गया, लेकिन उसका उतना उपयोग नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। कि आज अगर आधार कार्ड नहीं है तो आगे उसको हर चीज़ मुश्किल हो जाए, इस तरह का करना चाहिए। और आधार कार्ड इशू करने वाली एजेंसीज को बहुत कड़ी हिदायतें दी जाए कि बिना आप डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई किए ये सब इशू नहीं करोगे। जिस तरह पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के लिए काफ़ी कुछ पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ भी खैर इसने भी पासपोर्ट तो नकली बनवा लिया, लेकिन फिर वही बात है कि अपना ऑफिसर्स भ्रष्ट है तब तक ये रुकने वाला नहीं है। तो पहला शिकंजा यही किसने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल।
दिलीप जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर ये जो आतंकी पकड़ा गया है, ये जब पुरानी जगह रहता था, अगर पुराने उसके मकान मालिक की बात करें, जिसने एक न्यूज़ चैनल को ये भी बताया था कि उसके पिता ने डॉक्यूमेंट लिए थे जिसमें उसका आधार कार्ड लिया गया था और उसके बाद ही उन्होंने उनको मकान दिया था। यानी जिस तरीके से ज्योति जी बता रही है कि अगर हम कहीं ना कहीं इजी वे में चले जाते हैं या डिजिटल में, कि नहीं आप सिर्फ इतनी डिटेल्स दे दो, आपको घर बैठे ये प्रूफ मिल जाएगा, या आपको घर बैठे, यानी जितना हम इजी बनाते जा रहे हैं कहीं ना कहीं वही हम पर भारी पड़ेगा। आधार कार्ड भी अगर बाकी चीज आप बना सकते हो तो आधार कार्ड भी बना सकते हो, वो बात ही काफी लोग बना चुके हैं, इस तरह से बना भी सकते हो अगर, तो वो भी हमने देखा है। उसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह बायोमेट्रिक्स जो लिए जाते हैं, इससे ये पक्का हो सकता है कि किसका बना, लेकिन किसी को बनाने से रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। और अब ये है कि अगर उसको ज्यादा पासपोर्ट की तरह पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करोगे तो और भी समस्या होगी, क्योंकि हमने सभी जगह अभी आधार को मैंडेटरी कर लिया। कुछ भी करना है तो आपको आधार चाहिए, तो एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। जो जेन्युइन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, गांव में काम करते हैं, उन लोगों के लिए राशन लेने से लेके छोटे छोटे सरकारी काम करने में भी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो अब ये दोनों तरह की बात है। अब डिजिटाइज इसलिए कर रहे हैं कि काम में थोड़ी सी सरलता आ जाए, और वो जेन्युइन लोगों के लिए है कि उसको मुश्किल ही ना हो, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो उनको राशन से लेके डायरेक्ट ट्रांसफर जो करना है वो सब हो सके। तो वो बहुत ज्यादा इसकर हम उसको टाइट कर दिया आधार कार्ड को, तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन कुछ करना चाहिए, अगर जो जेन्युइन लोग नहीं है वो ना ले पाए इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए जरूर करना चाहिए। उसके लिए भी काफी सुझाव भी दिए जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा और काम किया जाए तो हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना बड़ा देश है, हमें याद रखना चाहिए, बहुत बड़ा देश है हमारा, इतनी जारी, और ये हमारे जो पड़ोसी देश है उससे और हमारी जो फिजिकल सेमनेस है वो अलग नहीं है। तो अगर वो लोग यहाँ आ जाएंगे, या तो बांग्लादेश से आएंगे, नेपाल से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे, इवन अफगानिस्तान से आएंगे, श्रीलंका से भी आएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा। यूरोपियन कंट्री को फायदा ये है कि अगर वहां कोई जा रहा है तो फिजिकल अपीयरेंस में ही काफी उसको अलग दिखाई देता है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन वो अलग से कर सकते हैं। हमारे लिए घुल मिल जाना मुश्किल है। ये सब बातें ऐसी है जो नहीं भी नहीं है, इसका सब आपको ख्याल रखना होता है। और ऐसा मतलब एजेंसी को पता है ये सब क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, और समयांतर पे ऐसे स्लीपर सेल पकड़े भी जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं पकड़े जाते, काम तो होता रहता है। लेकिन फिर भी ये बात है कि हम हर चौराहे पे तो पुलिस खड़ी नहीं कर सकते, और इतना बड़ा देश है तो कभी कोई हमला होगा ही नहीं, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि न बने, डॉक्यूमेंट बनाना मुश्किल भी हो, मकान किराए पे लेना वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, उसके भी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, और हम रैंडम चेकिंग करते रहे, और इस तरह से हम चौकन्ना रहे। और कई छोटे मोटे अगर हो भी जाता है तो फिर हम उसको कार्यवाही करें, इस तरह से करें जो भी उसके पीछे है उनको कड़ी सजा मिले। तो बाकी जो जिसको हम नवयुवा है जो भ्रमित हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है, वो कम से कम वो डर जाए। तो ये प्रक्रिया वैसे चल ही रही है, कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा पकड़ा जाता है तो हमें थोड़ी चिंता होती है। लेकिन इतनी भी घबराने की जरूरत भी नहीं है कि चारों ओर सब जगह फैल ही गया है और सब जगह गांव में स्लीपर सेल बन गया। इस तरह से नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे एक दो जगह से छूट भी जाता है, लेकिन हमारी पुलिस, हमारे एजेंसियां चौकन्नी रहती भी है। एक या दो, तीन या से ज्यादा नहीं छटक सकते, कहीं ना कहीं वो पकड़े ही जाते हैं। एक या दो हमला हो भी जाता है, लेकिन हम इतने साल आप देखें 3 या 4 या 5 ही आपको गिन सकते हैं कि बहुत बड़ा हमला हुआ और ज्यादा जानना नहीं। अदरवाइज हम मैनेज कर सकते हैं। संसद पे भी हमला हुआ तो हमारे ही जवानों ने उसको सबको बचाया, खुद शहीद हो गए, लेकिन हमारे वगैरह को जान देके तो हाँ, तो फिर भी अपना जान दे दिया उन्होंने। तो ये हमारे जो भी जवान है, जो भी हमारे पुलिस है, वो कोशिश करती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो हम 100% रोक सकते। हम ये सोचना होगा कि ये लोग मरने के लिए आते, वो कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश रहे, और जो भी हो सके जेन्युइन लोगों हो, इसको थोड़ी सी कम परेशानी हो, इस तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए थोड़े से हमारे काम कर सकते। लेकिन हमें हमारा मोरल बढ़ाना चाहिए, हमारे सेना, हमारे पुलिस को, कि वो अपना काम करते रहे, क्योंकि अगर उसका मोरल अच्छा रहा
तो इन लोगों की कोशिशें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। ललित जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो हाल ही में देखा गया कि कश्मीर में भी जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ की घटना है वो काफी अधिक बढ़ गई है, अगर हम कुछ चंद दिनों की बात करें। और अभी ये भी देखा गया था कि किस तरह कश्मीर में आम लोगों पर हमला किया गया, यानी कहीं ना कहीं कश्मीर की शांति भंग करने का प्रयास किया गया, फिर से एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। और वहां पर जो हमले हुए वो भी इस तरीके के स्लीपर सेल द्वारा ही किए गए थे। बिल्कुल, जो अभी कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाने की जो प्रक्रिया शुरू की है, तो वहाँ की सेम मोडस ऑपरेंडी 1989 वाली वो उन्होंने फिर से शुरू की है कि भाई सामान्य जन है, नागरिक हैं, जो समाज सेवा में है, उनको मारो तो डर बैठेगा और डर के सब भागने लगेंगे। काफी भागने भी लगे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ आज भी दमदार लोग हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ करना है, उसका विरोध करना है, भूख हड़ताल करनी है, तो आप यहाँ डल लेक के पास आ जाओ, आप लाल चौक में बैठ के करो, लेकिन आप भागो मत। तो यहाँ सरकार इतनी तो सिक्योरिटी देगी कि सबको प्रोटेक्ट कर सकेगी। ऐसा नहीं है कि भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, हमारी फौज भी तैयार है और वहाँ काफी अच्छी, और अभी स्थानीकों का भी सहयोग इतना ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कश्मीरी खराब है, कश्मीरी भी देश प्रेमी है काफी, और उसी की बदौलत हमें जो इनपुट मिलता है वो उसी की वजह से है। आज जो ज्योति बहन ने बताया कि हमें कम्युनिकेशन का ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है ना सर, हमारी वो भी सिस्टम काफी पावरफुल है, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क काफी पावरफुल है। हम उनके यहाँ घुसने से कोई कार्यवाही या कोई बड़ा हादसा करने से पहले हमारे पास इनपुट हो जाता है, आ जाता है, और हम उसका कंट्रोल कर भी लेते हैं। लेकिन फिर भी हाँ, कुछ परसेंटेज होता है कि जो छुप के निकल भी सकता है। फिर भी जब ये बात निकली कि विदेशद्रोही हमारे अंदर बसे जयचंदों को, अगर उनको, उनके लिए अगर बड़े बड़े वकील जो दौड़ते हैं, मानवता अधिकार वाले दौड़ते हैं, उन सबको किनारे करके उन सबको भी उसी कैटेगरी में गिन के जो भी देशद्रोह की प्रवृत्ति में संलग्न है उसको कठोर से कठोर शिक्षा, और उसमें मेरे ख्याल से मुझे जुडिशरी का भी थोड़ा लुटबुल वलन दिखता है, वो भी थोड़ा सुधारने की जरूरत है। जुडिशरी को भी हमारी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की ज्यादा चिंता करके उनको ये निर्णयों को काफी पुनर्विचार करना चाहिए कि जो आतंकवादी है, त्रासवादी है, देशद्रोही है, उनके लिए कोई सेपरेट व्यवस्था की जाए, उनके वकीलों को भी छानबीन के भी लगाने की वो प्रक्रिया की जाए, ताकि ऐसे देशद्रोही तत्वों को सहारा देने के लिए वकील भी, बड़े से बड़े धुरंधर वकील जिनकी लाख लाख, 5-5, 10-10 लाख की फीस होती है एक एक अपीयरेंस की, उनको भी हम वो कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये जुडिशियरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी पॉलिटिकल व्हील पक्की नहीं होगी ना, तब तक ये हमें सहन करते रहना पड़ेगा। ज्योति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम अभी की बात करें तो काफी हथियार भी बरामद हुए हैं। अगर हम ये आतंकी की बात करें, दूसरे आतंकियों की बात करें, या फिर स्लीपर सेल की अगर बात करें, जैसे कि अभी जो आतंकी भी पकड़ा गया है उसका कहीं ना कहीं काम ये तो था ही कि वो मुखिया तो था ही स्लीपर सेल का, लेकिन उसका काम था कि हथियारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। यानी कहीं ना कहीं वो उसे पता, मतलब कम्युनिकेशन तो था ही उसका आईएसआई के साथ, वहां से उसे पता भी चलता था कि यहाँ से हथियार लेने हैं। यानी कि अगर हम ड्रोन की भी बात करें तो ड्रोन से भी काफी हथियार आए और काफी बार हमारी सेना ने उसे पकड़ा भी सही, लेकिन ये सारी प्रवृत्तियों पर अब रोक तो लगानी होगी। बिल्कुल। मेरे को लगता है मैंने जो पहले बात कही वो शायद अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कही गई। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि बातचीत जो होती है उसको ट्रैक करना मुश्किल है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर होती भी है तो भी क्या, क्योंकि उसकी वजह से हम, वैसे भी सारी दुनिया जानती है कि इसके पीछे पाकिस्तान का आईएसआई है, तो उससे ज़्यादा आगे क्या साबित होना है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में तो आप जा नहीं सकते, वहां पे तो कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए ये मैं जो कह रही थी, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि इसको सिर्फ ट्रैक करके अपन ये जैसे हमला रोक सके, ये एक गेन है
जो हमें मिला, लेकिन उससे आगे उसको पाकिस्तान को कुछ कर सके ऐसा कोई हमें फायदा होने वाला नहीं है। अब रही बात हथियारों की सप्लाई की, तो अभी आपने देखा होगा मैंने एक कोरिलेशन सेट किया है कि जब से ये महबूबा मुफ्ती को नजर कैद से छोड़ा गया है, उसके बाद ये घुसपैठ की घटनाएं भी बढ़ी हैं और उसके बाद ये सब शुरू हुआ है। क्योंकि उसके पहले जब तक वहाँ पे राष्ट्रपति शासन था और ये सब नजरबंद थे, तब तक एक वारदात नहीं हुई है। और वहाँ का जो युवा पत्थर हाथ में लेके उतरता था रास्तों पर, वो अभी नहीं उतर रहा है। आतंकवादी मरे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कोई कश्मीरी अभी रास्ते पे नहीं उतरा है जैसे पहले उतरते थे, क्योंकि अब उनको भी समझ में आ गया है। लेकिन वहाँ की लोकल प्रजा अपने हिंदुस्तान की फेवर करे, ये सहन नहीं हो रहा है। और इसीलिए ये मैं कोरिलेशन बिठा रही हूँ कि इसके पीछे मुझे तो यही लगता है कि महबूबा मुफ्ती को वापस नजरबंद करो और उस पे ही देशद्रोह का चढ़ाओ, क्योंकि उस पे केस चलाने के लिए काफी पुख्ता सबूत है। वो काफी कुछ ओपन में बोली है, उसने कल भी एक स्टेटमेंट दिया है। तो फिर उसको उस बिना पे भी आप गिरफ्तार कर ही सकते हैं, और पहले बिना किसी की बात के उसको नजरबंद किया था, तो अभी भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि सारी सिरदर्द की जड़ ही यही है। और जैसे इन्होंने कहा ललित जी ने, मैंने भी पिछली बार यही वाकया याद दिलाया था कि जब उसके पिताजी होम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उस वक्त भी उन्होंने खुद की बेटी का अपहरण करवा के जब वो आतंकवादियों को छुड़वा सकते हैं, तो वो परिवार क्या नहीं कर सकता। तो फिर उनको ही पहले तो देशद्रोह का चलवा के उनको जेल में डालने की जरूरत है। दूसरी बात, अब रही आतंकवाद की, तो देखिए आतंकवाद का जो मोटिव है, तो उसमें उनको क्या है कि इतना ज्यादा खून बहाने में नहीं है जितना दहशत पैदा करने में है, ताकि अपना जितना देश का समय, शक्ति और पैसा, ये सारी चीजों में ही अटा रहे। कि भाई अब देखिए, पहले एयरपोर्ट पे कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं थी आज से 25-30 साल पहले, लेकिन ये आतंकवाद की ही देन है कि आज हर जगह सिक्योरिटी के नाम पे हर आम आदमी का 1.5 घंटा व्यर्थ जाता है। मैन आवर्स का ये उपयोग हम विकास लक्ष्य काम में कर सकते थे, प्रोडक्टिव काम में लग सकता था इतना समय, या इसमें जितना पैसा लगता है सिक्योरिटी सिस्टम्स बढ़ाने में, चलाने में खर्चा होता है, वो खर्चा हम विकास में लगा सकते थे। और ये आतंकवाद का मोटिव ही यही है कि आप हिंदुस्तान को बिजी रखो इन सब बातों में, ताकि वो जो जिस रफ्तार से हम ग्रो कर सकते थे, वो रफ्तार थोड़ी कम हो गई। और यही वो चाहते थे, और यहीं पर हमें एक्शन लेना है। क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ये लोग एक कड़ी होते हैं, सिर्फ उनको आगे का या पीछे का सिर्फ अब एक एक इंसान का पता होता है, जिसको वो पहुंचाने हैं हथियार, सिर्फ वो जब लेने आता है तब उसको पता होता है। जैसे उसको बताया कि अभी तक उसको कहा नहीं गया था। तो जिस तरह के अपने सरकारी मुहिम चलती है, आईटी की रेड वगैरह जब लगती है, तब भी जब इकट्ठे होते हैं आईटी के ऑफिसर, सिर्फ उसी वक्त उसको बताया जाता है कि उसको कहाँ जाना है। सेम यही बात आतंकवादी करते हैं, वो किसी ऑपरेशन पे जाना होता है उनको, तो वो एन मौके पर ही उसको बताते हैं, ताकि अगर ऐसे समय से पहले कोई पकड़ा जाए तो उनकी जो कूटनीति है या उनकी जो रणनीति है वो बाहर नहीं आए। और सिर्फ एक के पकड़े जाने से हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन आतंकवादियों का हमेशा एक प्लान बी भी तैयार होता है, प्लान सी भी तैयार होता है। तो अब आगे, लेकिन हाँ, दिवाली आ रही है, त्योहार है और हर जगह भीड़ रहेगी, तो लोगों का उत्साह गम में कैसे बदला जाए, ये इनका टारगेट रहेगा। क्योंकि ये लोग दहशत फैलाना चाहते हैं और उसमें कामयाब ना हो, ये हमें देखना है। तो हमें दहशत में नहीं आकर अपने जोश से उनको जवाब देना है कि भाई, जैसे पहले भी इतना वारदात किए थे, लेकिन जैसे बंबई की प्रजा ने वापस बहुत जल्दी जोश पैदा कर लिया था 26/11 होने के बावजूद, तो वो होता है जवाब। वारदातें होती है, लेकिन हम इस तरह का प्रयत्न तो कर सकते हैं, जैसे अमेरिका है, 9/11 हुआ, उसके बाद आज 20 साल हो गए,
आज तक कोई उसके बाद ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दे पाया, तो वो हम क्यों नहीं कर सकते? हम उनको लेट गो नहीं जाने दे सकते कि हाँ ठीक है, हो गई एक आध छोटी मोटी, क्यों? हर जान कीमती है। आज किसका बेटा जाएगा तो उसके परिवार वालों को दुख नहीं होगा। सेना में अपने जवान मरते हैं, वो भी किसी का बेटा है, या वारदात में कोई लोग मरते हैं, वो भी किसी का पति या बेटा या बेटी होते हैं। तो जान जाना हमेशा दुखदाई होता है। तो हमारा प्रयत्न तो यही रहना चाहिए कि हम इसको फुल प्रूफ करें। हाँ, फिर अगर कुछ रह जाता है तो वो क्षम्य है, लेकिन हम पहले से ये स्टैंड नहीं ले सकते कि ठीक है एक दो छोटी मोटी वारदातें होगी, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड, इस तरह नहीं कर सकते हम। हर एक जान कीमती है। जी बिल्कुल। ललित जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि अगर हम रिपोर्ट की बात माने, जैसे हमने देखा था कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, बाद में स्पष्ट तौर पर भारत को चेतावनी मतलब चेताया गया था। कई रिपोर्ट्स में ये स्पष्ट लिखा था कि भारत में जो आतंकी प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिल सकता है, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पर जिस तरीके से तालिबानियों ने कब्जा किया, उसके बाद जितने भी आतंकवादी है उनको कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन मिल गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये सारे इनपुट हमारे पास थे, फिर भी भारत सरकार की जो एक गलती हुई उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब जनरल बाजवा आके गिड़गिड़ाया और हमें यहाँ सरहद पे सीज फायर का कबूल किया, वो सबसे बड़ी मेरे हिसाब से गलती थी। क्योंकि अगर हमारा फायरिंग चालू रहता तो कोई त्रासवादी आतंकवादी घुसने की कोशिश नहीं करता। उसकी मंशा यही थी कि मतलब वेस्टर्न बॉर्डर पे जब उनका था टेंशन, तब उसको ये ईस्टर्न बॉर्डर से हटवा के वहां उनको सपोर्ट चाहिए था। उसकी बातों में आके हमारी सरकार ने वो जो सीज फायर का किया, वो सबसे बड़ी मेरे हिसाब से गलती थी। अफगानिस्तान में त्रासवादियों ने, आतंकवादियों ने, तालिबानों ने जो भी अभी सत्ता हासिल कर ली है, उनके अभी सपोर्ट में पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, उनके ही लगभग मेरे ख्याल से 40-50 हजार जवान भेजे गए थे, उनके त्रासवादी। अब वो सब वहां से फारिग हो गए, वो सब वापस आए पाकिस्तान में। उनमें से भी आज की तारीख में 500 से 700 त्रासवादी भारत के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पीओके में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। भारत सरकार को काफी कुछ इनपुट्स है, उनके जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर है उसका भी इनपुट हमारे पास है। तो अभी भारत सरकार को चाहिए कि एक नहीं और 4-5 सर्जिकल स्ट्राइक करके उनका वहीं के वहीं उनका खात्मा करना चाहिए, वहीं से उनको नेस्तनाबूद करना चाहिए। वो पगला जब तक, वो कदम जब तक भारत सरकार नहीं उठाएगी, तब तक आने वाले समय में वहां के जो फारिग हुए त्रासवादी, आतंकवादी और तालिबानी जो अभी भारत की ओर उसने मोड़ दिए हैं, वो भारत में काफी तबाही मचाने के लिए ही है, और उनको नेस्तनाबूद उनसे उठने से पहले ही करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। ज्योति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है, जैसे कि अभी बात हुई कि ये जो आतंकी है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के होते हुए सिलीगुड़ी के माध्यम से भारत में पहुंचा था। अगर हम भारत के बॉर्डर की बात करें तो चाहे वो पाकिस्तान के तरफ वाली हो, एलओसी हो, एलएसी हो, या फिर बांग्लादेश को अगर हम करीबी देश मानकर वहां की जो बॉर्डर की बात करें, कहीं ना कहीं सुरक्षा उतनी भी ज्यादा अब बढ़ा देने की जरूरत है, क्योंकि बॉर्डर पे कई बार हम देखते हैं कि वहां पे जो नजदीकी गांव होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत वहीं से शुरुआत होती है। बिल्कुल जल्पा, लेकिन अपनी अगर सीमाओं की आप भौगोलिक परिस्थितियां देखोगे तो पाओगे कि हर तरह की भौगोलिक परिस्थिति है। रेगिस्तान भी है, दरिया भी है, बर्फ के पहाड़ है, जंगल है, नदियों का कीचड़ भी है। तो वो हर तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिनसे हमारी सेना की अलग अलग यूनिट, अलग अलग खासियत वाली यूनिट्स निपटती है। जैसे रेगिस्तान है राजस्थान और अपना कच्छ,
तो उसके लिए अलग है, क्योंकि उसके लिए ऊंट चाहिए होते हैं वहाँ। उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो रेगिस्तान का मूड समझ सके, ऐसे लोग चाहिए होते हैं। ऐसे ही बर्फ के पहाड़ों का मौसम होता है, तो वो जो झेल सके या उनको समझ, क्योंकि हर जगह मौसम को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अपने सेना तो बहुत सक्षम है, लेकिन अभी है क्या कि एक तरफ चाइना ने मोर्चा खोला हुआ है और एक तरफ पाकिस्तान से, और दूसरी बदकिस्मती अपनी ये है कि हमारी सारी की सारी जो बॉर्डर्स है उसमें कहीं कोई मित्र राज्य नहीं है, और जो है तो जैसे नेपाल को हम पहले कहते थे, अब वो जब से चाइना के साइड पे गया है उसके मिजाज बदल चुके हैं। ऐसे ही बांग्लादेश की बॉर्डर है, नेपाल की बॉर्डर है, और कश्मीर का जो पीओके का इलाका है पूरा, तो वो पूरी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल की जाती है। कच्छ से मुश्किल है क्योंकि वहां जो कीचड़ का रेगिस्तान है उसको पार करना थोड़ा मुश्किल है, और अभी जब सर्दियां आने वाली है तो वहां पे मौसम बहुत खराब हो जाएगा पहाड़ों पर। इसलिए ये सारी घुसपैठ की वारदातें इसी वक्त होती हैं, लगभग जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास। तो हमारी सेना चौकन्नी थी, लेकिन जैसे ललित जी ने कहा कि ये एक गलत मूवमेंट हुई कि भाई वहां सीज फायर कह दिया। ये समझने वाली बात थी कि अगर वहां पे अफगानिस्तान में कुछ हो रहा था तो पाकिस्तान को चिंता करने की कहाँ जरूरत थी। वो तो वैसे भी तालिबान का अपने खुद को मित्र कहता है, और पिछले रास्ते से उसने तालिबान को सालों से मदद पहुंचाई है। तो ये तो एक कूटनीति का भाग था कि इस तरह से बात गले उतारो और यहाँ पर बंद करो। सही में तो ये है कि अगर गिरगिट रंग बदलना छोड़े, लेकिन ये लोग अपना रंग नहीं छोड़ सकते। तो पाकिस्तान और चीन, ये दोनों देश ऐसे हैं कि जिन पे हम विश्वास कर ही नहीं सकते हैं, और जितनी बार विश्वास किया है उतनी बार हमने भुगता है। जैसे वाजपेयी जी ने पहले विश्वास किया था तब कारगिल हो गया था, नेहरू जी ने विश्वास किया था चीन पे बाय बाय करके, तब उनके साथ विश्वासघात हो गया था। तो उन लोगों ने हमेशा पीठ पे छुरा भोंका है। तो अब एक बात है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि ना आपका सब पक्ष लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना तो सही मायने में साथ कोई देने नहीं आता है, तब सबके अपने अपने फायदों के समीकरण होते हैं। तो एक बात तो है कि ये लड़ाई हमारी है, हमें ही लड़नी है, और बाहर से ज्यादा हमारे भीतर लड़नी है। तो ये पहले ठान लो, उसके बाद उस हिसाब से रणनीति तैयार करे सरकार और उन पे शिकंजा कसा जाए। और मुझे अभी बहुत उम्मीद है, क्योंकि अभी देश की सुरक्षा को लेके काफी कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे वहां अभी लद्दाख में काफी कुछ रोड वगैरह बन रहे हैं, काफी क्योंकि सेना को जो रसद पहुंचती है तो उसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। तो वो अभी तक सालों से नहीं हुआ था, वो अभी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है। लेकिन अभी इसको बाकायदा रखते हुए इसकी रफ्तार और तेज करनी है, और हर जगह अब अपनी बॉर्डर इतनी बड़ी है कि हम हर जगह सैनिक तैनात नहीं कर सकते। और जनरली होता यह है कि ये पहले एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के टुकड़े हुए हैं। तो ये जो बॉर्डर पे गांव है ना, तो उसमें दोनों तरफ के गांव में रोटी बेटी का रिश्ता होता है, तो वो उस हिसाब से भी थोड़ी गद्दारी हो जाती है। तो हमें ये समझते हुए इसको कैसे मतलब कड़े कदम उठाने हैं, तो यहाँ पे इनकी चाणक्य नीति सही मायने में इस्तेमाल होनी चाहिए, ये आशा रखती हूँ मैं गृह मंत्री जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों ही दंगल देश का में इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। दंगल देश का में हमारा आज का मुद्दा था कि दिल्ली से पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, आतंकी जो पिछले 10 साल से भारत देश में रह रहा था, इसने यहाँ पर अपना फर्जी नाम भी रख दिया। फर्जी नाम के बाद इसने गाजियाबाद स्थित इलाके की एक महिला के साथ शादी भी कर ली। उसने एक पहचान पत्र बना लिया फर्जी, और उसके ही दम पर दूसरे उसे पहचान पत्र भी मिल गए। यानी कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ी अब टाइट होने की जरूरत है। अगर हम हमारा कोई भी पहचान पत्र बनाते हैं, उसको कैसे इजी बनाए ये सोचना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि कहीं ना कहीं इसी का फायदा कोई आतंकवादी ना उठा जाए, या फिर कोई ऐसे लोग ना उठा जाए जो देश का हित चाह रहे हैं।
अगर ये आतंकी की बात करें तो ये यहाँ पर स्लीपर सेल के तौर पर रहता था, यानी कि जो आम तौर पर आम आदमी की तरह ही रह रहा था। यहां पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मौलाना की तरह यहां पर कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में जिससे उस पर कोई शक ना करे, वो यहां पर झाड़ फूक का काम भी किया करता था। यानी जरूरत यह भी है कि लोग तो इसे पहचाने, लोग जो है वो धर्म अपनी जगह है, धर्म की इज्जत सभी करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत जो नागरिक है उनकी भी। अब ये आतंकवादी पकड़ा गया है, वो कहा जा रहा है कि दिल्ली के स्लीपर सेल का मुखिया था, यानी कि कई सारी इंफॉर्मेशन इससे और भी बरामद हो सकती है। पूछताछ तो लगातार उसकी जारी ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत ही पहले जब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें जिस पर तालिबान का कब्जा हुआ था, तभी बताया दिया गया था और भारत को पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी या फिर चेता दिया गया था कि कहीं ना कहीं भारत में आतंक की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ पर जो भी स्लीपर सेल है वो भी कहीं ना कहीं कोई बड़े हमले की साजिश कर सकते हैं। और खास करके अगर हम त्योहारों के सीजन की बात करें जहां लोग इकट्ठा होते हैं, खुशी का माहौल होता है, तभी ये आतंकवादी चाहते हैं कि कैसे इसे हम खुशी के पल को हम लोगों के लिए दुख की घड़ी में बदल दें। हम देखते हैं जब भी कोई स्पेशल दिन हो या त्योहार हो, तभी इस तरीके की आतंकी गतिविधि है वो तेज हो जाती है। अब ये आतंकवादी तो पकड़ा गया है, लेकिन साथ में ही जो गंभीर बात है वो ये भी है कि हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि आतंकवादी जो है वो लगातार कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रवृत्ति की अगर हम वहां पर बात करें कश्मीर की, तो वहां पर तो आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं वहां पर फिर से अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिसी की आड़ में वो कहीं ना कहीं वहां के स्थानिक लोगों को उकसा सके, वो वहां के युवाओं को भी उकसा सके, जिसको वो ट्रेनिंग देके देश के लिए ही खतरा बना सके। यानी जरूरत ये तो है कि हम अपनी बॉर्डर की रक्षा करें, दूसरे देशों से रक्षा करें, लेकिन जरूरत ये भी अधिक हो गई है कि हम अपने देश में ही पहले गद्दारों को ढूंढें। हम पहले ये सोचें कि यहां पर अगर कोई आतंकी घुस भी गया तो यहां पर सरवाइव कैसे करेगा, यानी कि वो क्या करेगा। यानी जब तक बात है पहचान पत्र की या जब तक बात है लोगों की, तो लोगों में भी उतनी ही जागरूकता की आवश्यकता है। प्रश्न ये भी है कि जो आतंकवादी गतिविधियां है जो तेज हो रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि स्थिति बहुत ही कश्मीर की जो है वो कुछ बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जब से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। और लगातार वहां पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर बार आता है कि इतने आतंकी मार गिराए गए, किसी को जिंदा भी पकड़ा गया। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये चंद दिनों में इतने सारे आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, इसके पीछे का रहस्य क्या है। और हमें यह भी देखना होगा कि यहाँ पर और कितने स्लीपर सेल है जो कहीं ना कहीं देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर बैठे हुए हैं। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।